सप्तम कक्षा के बच्चों, हम लोग पिछले 6 पाठों तक की पढ़ाई अच्छी तरह से कर चुके हैं और आज हम आप लोगों को आपके किताब वृंदा की जो 7वां पाठ है उसकी पढ़ाई के लिए सामने हम लोग हैं। ऐसे ऑडियो क्लिप भी डाला करते हैं, किंतु एक वीडियो के मार्फत जो पढ़ाई होती है उसमें आत्मिक संतुष्टि अच्छे से होती है। आप सब आज एक पाठ पढ़ेंगे, छुट्टियों का इंतज़ार, जिसके रचनाकार हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप सबों ने सुना होगा। इनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था और बहुत सारी रचनाओं के सर्जक हैं ये। इनकी रचनाएं इन्हें हमारे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में इनको एक अच्छी ख्याति दिलाने में सहयोगी हुई है। अब हम पाठ पढ़ाते हैं और इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि दरअसल इस पाठ में लेखक ने बताया क्या है और हम सबको इस पाठ के बारे में जानकारी क्या लेनी है। इसमें बताया गया है कि पाठक चक्रवर्ती जो है वह अपने मोहल्ले में सब लड़कों का अगुआ नेता है, लेकिन शरारती रूप में, न कि एक अच्छे बालक के रूप में। सब उसकी आज्ञा मानते तो हैं, लेकिन उससे भयभीत होकर, उससे डरकर दंड बालकों की श्रेणी में वह आता है और खेल खेल में वह अन्य बालकों को भी उसी तरह की हरकतें सिखाता भी है और खुद भी करता है। अब पाठ में ये देखते हैं हम कि दूसरे अंतरा तीसरे अंतरा में लेखक ने यह दिखाया है कि माखन जो उसका छोटा भाई है वो उससे त्रस्त रहता है, क्योंकि बेवजह उसको गिरा देना, बेवजह उसकी रास्ते में कठिनाई पैदा करना या फिर माँ का कहना नहीं मानना, अपने मित्रों के साथ उस तरह के व्यवहार नहीं करना, बड़ों का आदर नहीं करना, ये सब कमियाँ उसमें हैं। जब आप खुद से एक बार पाठ पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन दोनों भाइयों में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाया करती है और माँ त्रस्त होती है क्योंकि उसके पिता नहीं हैं, पिता की मृत्यु हो चुकी है। जब ये दोनों बालक नदी किनारे खेलते रहते हैं उसी समय उसके मामा जी आते हैं। बालक अपने मामा जी को नहीं पहचानता है क्योंकि उसके बालपन के समय से ही मामा जी उसके पास कभी नहीं आ पाए थे। अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि फ़ोन के मार्फत से हम लोग सब लोगों को देखते रहते हैं वीडियो कॉलिंग में, लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिस समय की ये रचना है। ये आज़ादी से पहले की रचना है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले की रचना है। अब वहाँ जब लड़ाई दोनों की होती रहती है उसी समय उसके मामा जी पहुँचते हैं और बच्चों को पूछते हैं कि अपनी बहन के घर का रास्ता पूछते हैं तो बड़ी बेअदबी से जवाब देता है। उसके मामा जी पहुँचते हैं घर पे और जब वही बालक बाद में घर पे जाता है तो देखता है कि जो व्यक्ति रास्ता पूछ रहा था दरअसल उसके यहाँ का ही कोई अतिथि है और दरअसल वो उसके मामा जी अपनी बहन के पास पाठक को अपने साथ ले जाकर मुंबई में रहकर पढ़ाने के लिए आते हैं। पाठक पहली बार तो बड़ी उत्साहित होता है कि मुंबई जाने का अवसर मिला है और उसी उत्साह में वह तैयारी भी करता है। अपने छोटे भाई माखन को घर की सारी चीज़ें जैसे उसके खिलौने, उसके कुछ प्रिय वस्तुएं होती है वो सब भी दे देता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसकी मामी, पाठक की मामी जो है वो एक कर्कशा औरत है। वह अपने बच्चों से ही अधिक परेशान है और उसमें ननद के बच्चे को अपने पास रखना नहीं चाहती है और इस तरह से उसका वहाँ पर न तो मन लगता है, न उसे वहाँ प्यार मिलता है, न उसकी पढ़ाई में मन लगती है। कुल मिलाकर निचोड़ रूप में हम यह कह सकते हैं बच्चों कि वह अपने घर, अपनी माँ, अपने छोटे भाई और अपने जो खुला वातावरण में उसको जो जीने की आदत थी उस सब को बहुत ज़्यादा मिस करता है। अर्थात वहाँ अपनत्व का एहसास उसे नहीं हो पाता और इसी क्रम में उसकी दशा ऐसी हो जाती है कि वो हर समय अपने घर जाने के लिए लालायित रहता है। अभी हमने कहा ना कि पाठ का शीर्षक है छुट्टियों का इंतज़ार, तो दरअसल पाठक को उसी छुट्टी का इंतज़ार है कि कब स्कूल में छुट्टी पड़े जो मैं अपने घर जाऊं,
बीच बीच में वो अपने मामा जी से पूछता भी है कि मामा जी छुट्टियाँ कब पड़ेंगी, मैं कब घर जाऊँगा। ये खुल के बोल नहीं पाता है, किंतु वह उसी छुट्टी के इंतज़ार में रहता है। और अंततः जब देखता है कि छुट्टी आ नहीं रही है, उसकी प्रतीक्षा के मुताबिक, उसके इंतज़ार के मुताबिक जब छुट्टी नहीं उसे मिलती है, तो वह एक दिन चुपचाप बिना किसी को बताए घर से निकल जाता है। और उसी क्रम में क्या होता है कि मुंबई जैसी माया नगरी में वो कैसे घर पहुंच जाएगा, उतना छोटा बच्चा, वो खो जाता है। और बरसात का महीना है, भीग भी जाता है। लेकिन इसके मामा जी बहुत परेशान होते हैं कि मैंने बहन के बच्चे को यहाँ पर लाया, बच्चा कहाँ चला गया। पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। अर्ध बेहोशी की अवस्था में वो पुलिस वाले को मिलता है और पुलिस वाले उसको किसी तरह से उसके मामा के घर पहुँचाते हैं। आपने देखा कि पृष्ठ संख्या 46 अर्थात 46 पेज में एक दो पुलिस वाले हैं और बच्चे को पकड़ के उसके मामा के घर पहुंचा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से वह पुलिस वालों के द्वारा घर पहुंचाया जाता है। और ज्वर का मतलब होता है बुखार, जिसको फीवर बोलते हैं, उसमें बेसुध पड़ा रहता है। और उस बेहोशी की हालत में भी उसको एक ही बात याद आती है, अपनी माँ, क्योंकि वह माँ के लिए बेचैन रहता है। उस तरह का प्यार, उस तरह का स्नेह और सद्भाव उसको कहीं दरअसल मिल नहीं पाता है। और जब माँ को खबर मिलती है कि उसका बच्चा वहाँ बुरी तरह से बीमार है, तो वहाँ वो पहुँचती है, देखती है कि उसका बेटा वहाँ अचेत पड़ा हुआ है। अचेत मतलब होता है बेहोश। और बेहोशी की हालत में जब अपने बेटे के पास पहुँचती है तो बहुत उसको रोना आता है, दुख होता है। लेकिन बच्चा अपनी माँ को देख करके उस बेहोशी में भी बड़बड़ाता है कि माँ माँ मुझे मत मारो। उसे लगता है कि मैंने गलत किया है, माँ के साथ भी गलत करता आया था, छोटे भाई के साथ गलत करता आया था, उसी का दुष्परिणाम हुआ कि मुझे यहाँ डाला गया। और उसके बाद फिर दूसरे दिन पाठक को थोड़ी चेतना आती है, अर्थात उसको होश आता है और वह एक ठंडी सांस लेते हुए अपनी माँ के गोद में आराम करता है। माँ प्यार करती है कि बच्चा मेरा जीवित है, वह स्वस्थ हो जाए और किसी तरह से अच्छे से रहे। आप सब जानते हैं कि पूत कपूत हो जाए लेकिन माता को माता नहीं होती, तो वो तो माँ है, अपने बच्चे की सारी गलतियों को माफ़ करती है और फिर अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार देती है। और अंत में फिर पाठक बिना देखे हुए कहता है क्या छुट्टियाँ आ गई माँ, वो अपने आप को माँ के पास पा करके। तो ये हमने आपको पूरे पाठ का निचोड़ बताया और आज की कक्षा में इतना ही, क्योंकि देख ले रहे हैं कि इस तरह से हम आपको जो वीडियो बना कर दे रहे हैं कितना बेहतर हो पा रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जानना चाहेंगे। आप लोग इस तरह से पढ़ाई को कितना तवज्जो दे रहे हैं, कितना हद तक इसको आप पसंद कर रहे हैं, ये मुझे बताइएगा। और फिर शब्दार्थ का मैं पिक लेकर के डाल दूँगी, फिर उसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और फिर प्रश्नोत्तर भी डालूँगी जिसको आप बनाइएगा, जहाँ कठिनाई होगी मैं 9 से 9:40 की कक्षा में आपकी शंकाओं का समाधान करूँगी। और पुनः आप सबको फिर मैं अगली कक्षा में मिलकर सारी बातें बताती हूँ। धन्यवाद।